ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल गिर चुके हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े लॉसेस देख रहे हैं। फाइनेंस की दुनिया में डर और अनिश्चितता छा गई है। ऐसा क्या हुआ जो अचानक इतना बड़ा डाउनटर्न आ गया? बहुत सारी चीजों ने मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना दी है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज से निराशाजनक इकोनॉमिक डेटा आने से इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। बढ़ती महंगाई और ग्रोथ का कम होना रिसेशन की आशंका पैदा कर रहा है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आग में घी का काम कर रहे हैं। ये मार्केट क्रैश ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेड नेचर की याद दिलाता है। जब सिस्टम का एक हिस्सा गिरता है तो रिपल इफेक्ट्स हर जगह महसूस होते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो अपने पोर्टफोलियोज को फिर से देखें और आगे आने वाले वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। ईओसी की साथी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना कर रही है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बीआरएच रहा है, जिससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है। सेंट्रल बैंक्स इसका जवाब अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स से दे रहे हैं। इससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए उधार लेना महंगा हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज में इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, जिससे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इन सब हेडविंड्स को देखते हुए 2023 के लिए अपने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को घटा दिया है। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट्स में बेचैनी पैदा कर दी है। इन्वेस्टर्स रिसेशन की आशंका से चिंतित हैं। वे रिस्कियर एसेट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बड़े पैमाने पर बिकवाली हो रही है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। उनका गोल है इन्फ्लेशन को कम करना, जो कि कई दशकों में सबसे ज्यादा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने तो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इस साल इंटरेस्ट रेट्स को कई बार बढ़ाया है। हालांकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इससे बिजनेसेस के लिए पैसे उधार लेना और निवेश करना महंगा हो जाता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा हो सकता है। ज्यादा रेट्स का मतलब कंज्यूमर्स के लिए भी उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनकी स्पेंडिंग पर असर पड़ सकता है। सेंट्रल बैंक्स के सामने चुनौती सही बैलेंस बनाने की है। उन्हें रेट्स को इतना बढ़ाना होगा जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं जिससे रिसेशन आ जाए। ये एक नाजुक बैलेंस है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। सेक्शन 4, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का साया। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। इस युद्ध ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक अस्थिरता पैदा की है। इससे एनर्जी मार्केट्स में उथल-पुथल मच गई है, जिससे ऑयल और गैस के दाम बढ़ गए हैं। ऊर्जा की कीमतों में इस वृद्धि ने उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों पर भारी दबाव डाला है। ये टेंशंस बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। व्यापारिक निर्णय लेना और निवेश की योजना बनाना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग करना मुश्किल हो रहा है। इस अनिश्चितता ने व्यापारिक रणनीतियों को प्रभावित किया है और निवेशकों को सतर्क बना दिया है। जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के समय में इन्वेस्टर्स अक्सर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। सोना और सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि वो स्टेबल इकोनॉमीज के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये निवेशक स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में होते हैं। मार्केट में चल रही उथल-पुथल इसी रिस्क अवर्जन को दर्शाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप से जूझ रहे हैं। इस जटिल परिदृश्य ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। इन तनावों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। कूटनीतिक वार्ताएं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्राप्त करने में समय लगेगा। आर्थिक पुनरुद्धार
और सामान्य स्थिति की वापसी के लिए धैर्य और सतत प्रयास आवश्यक हैं। सेक्शन 5 सप्लाई चेन डिसरप्शंस, एक डोमिनो इफेक्ट। कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमजोरी को उजागर कर दिया। फैक्ट्री बंद होना, पोर्ट्स पर कंजेस्शन और लेबर शॉर्टेज की वजह से बहुत जगह डिसरप्शंस हुए। हालांकि इनमें से कुछ इश्यूज कम हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी बने हुए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने सप्लाई चेन्स को और भी ज्यादा डिसरप्ट कर दिया है, खासकर एनर्जी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। रशिया और यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन जरूरी कमोडिटीज की कमी हो गई है और इनके दाम आसमान छू रहे हैं। ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। इनकी वजह से बिजनेसेस को सामान और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। कंज्यूमर्स को इसका असर बढ़ते दामों और प्रोडक्ट्स की कमी के रूप में देखने को मिल रहा है। महामारी के दौरान कई बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस को अडेप्ट करना पड़ा। कुछ ने रिमोट वर्क को अपनाया, जबकि अन्य ने ऑनलाइन सेल्स और डिलीवरीज पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन ये बदलाव भी सप्लाई चेन इश्यूज से अछूते नहीं रहे। छोटे बिजनेसेस को खासकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास बड़े कॉरपोरेशंस की तरह रिसोर्सेज नहीं थे। खाली ऑफिस स्पेसेस और बंद स्टोर्स ने इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। इन चैलेंजेस के बावजूद कुछ सेक्टर्स में इनोवेशन और एडेप्टेशन देखने को मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, ताकि फ्यूचर में एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स को और रिजिलिएंट बनाया जा सके। ग्लोबल लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स भी सप्लाई चेन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और कोलैबोरेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि फ्यूचर डिसरप्शंस को मिनिमाइज किया जा सके। अंततः सप्लाई चेन डिसरप्शंस ने हमें यह सिखाया है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें इन लेसन्स को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाना होगा। सेक्शन 6 मार्केट ब्लडबाथ। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और एशिया सब परेशान। ये मार्केट डाउनटर्न एक ग्लोबल फिनोमेनन है। इस फाइनेंशियल टर्मोइल ने हर कॉन्टिनेंट को प्रभावित किया है और इन्वेस्टर्स चारों ओर पैनिक में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और एशिया के मेजर स्टॉक इंडिसेस में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट अनप्रेसिडेंटेड है और कई एक्सपर्ट्स इसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं। टेक हेवी नैस्डैक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ग्रोथ स्टॉक से अपना पैसा निकाल रहे हैं। टेक कंपनीज जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी थीं, अब सबसे ज्यादा प्रेशर में है। यूनाइटेड स्टेट्स में S&P 500, जो कि एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, बेयर मार्केट टेरिटरी में एंटर कर गया है और अपने रीसेंट पीक से 20% से ज्यादा नीचे आ गया है। ये इंडेक्स कई सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और इसकी गिरावट से पूरे इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि एक और की बेंचमार्क है, उसे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये इंडेक्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है और इसकी गिरावट से पता चलता है कि इकोनॉमिक ट्रबल्स वाइड स्प्रेड है। यूरोपियन मार्केट्स भी इससे अछूते नहीं है। जर्मन डैक्स और फ्रेंच CAC 40 दोनों में भारी गिरावट आई है। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमीज भी इस फाइनेंशियल स्टॉर्म से जूझ रही हैं और रिकवरी के कोई इमीडिएट साइंस नहीं दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में भी वैसी ही गिरावट देखने को मिली है जैसी वेस्ट में देखने को मिली है। एशियन इकोनॉमीज, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक बड़ा हिस्सा हैं, इस डाउनटर्न से बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। जापान में निकेई 225 और हांगकांग में हैंग सेंग इंडेक्स दोनों में गिरावट आई है। ये इंडिसेस रीजनल इकोनॉमिक हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं और इनकी गिरावट से पता चलता है कि एशिया में भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। चाइनीज स्टॉक मार्केट पर भी दबाव है, जो देश की इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता को दर्शाता है। चाइना की इकोनॉमी,
जो पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है, अब कई चैलेंजेस का सामना कर रही है और इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। इस ग्लोबल मार्केट टर्मोइल ने इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से सेफ हेवंस की तरफ मोड़ दिया है, जैसे कि गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी के इस दौर में कोई भी एसेट पूरी तरह से सेफ नहीं है। एनालिस्ट्स का मानना है कि ये डाउनटर्न शॉर्ट टर्म नहीं है और रिकवरी में काफी समय लग सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पैंडेमिक रिलेटेड अनसर्टेनिटीज ने इस क्राइसिस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स को अब मिलकर काम करना होगा ताकि इस फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरा जा सके और ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ वापस लाया जा सके।